हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मेजर टेस्ट 17 का डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल पूछा गया। अब देखो यहाँ पे एक ये ग्राम मॉलिक्यूल ही अपना कीवर्ड है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब बेसिकली है मोल्स ही होता है ऑफ मॉलिक्यूल। आज की डेट में इसको मोल्स ही बोला जाता है, तो मतलब मोल्स ही तुमको प्रोवाइडेड है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.2। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 0.2 Na। अब एक मॉलिक्यूल Br3O8 दिया है। Br3O8 देखो कितने, 3 ऑक्सीजन है और 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितने 11 एटम्स हो गए 11। तो 0.2 Na के पास कितने हो जाएंगे? 0.2 Na into 11, that is 2.2 Na. So answer will be B, 2.2 Na. क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपने को स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है जिसमें जो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। अब देखो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन सी है अपने पास? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, ये सारी अपने पास क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस है 6। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस में पहली वाली आती है यूवी में, ये आती है विजिबल में, और बाकी सारे किस में फॉल करती है? आईआर में। तो यूवी पूछा गया है यहाँ पे, यूवी में कौन सी आती है? लाइमन। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 53। कन्वर्जन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? ये डेफिशिएंसी होती है किसकी, सॉरी ये डिजीज बेसिकली बोल सकते हो किसकी वजह से होती है? विटामिन B6 की वजह से। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से कन्वर्जेंस होता है, और विटामिन B6 मतलब क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीशीज पूछी है जिनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बेसिक अगर एक चीज बात करें तो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सबसे पहले O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। O2 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 के लिए पहले क्या आता है? सिग्मा 2pz आता है, उसके बाद पाई आएगा, तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। तो अब अगर यहाँ पे देखो 2 2 4 6 8 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो यही पे अपने को दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? AO2। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पूछा है, इनमें से अब नॉन पोलर क्या होगा? जहाँ पे सेम टाइप का सराउंडिंग एटम हो, सिमेट्रिकल हो, शेप भी सिमेट्रिकल हो। सबसे पहला CCl4 दिख रहा है देखो अपने को, टेट्राहेड्रल और सिमेट्रिकल है। सारे बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? 0। आंसर इज ए। XeO2F2 का शेप पूछा गया है। अब देखो XeO2F2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यूजुअली कौन सी बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। सिंगल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बट इसमें अपने को सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन गिनने, ये ध्यान रखना। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लोरीन फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो अब अगर देखो कितने सिग्मा वाले हैं? 4 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, मतलब 4 + 1 दैट इज 5। तो sp3d इसकी क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन। sp3d मतलब TBP होना चाहिए जब बट एक लोन पेयर है, तो TBP में अगर एक लोन पेयर होता है तो क्या हो जाती है? फिर वो सीसो हो जाती है। तो बेसिकली सॉरी एक्सियल पे, तो अगर यहाँ पे हम बनाए डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका शेप? सीसो हो जाएगा। आंसर ए होगा।
ओवरलैपिंग ऑफ विच पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दे रखा है, जेड एक्सिस दे रखा है, तो मतलब ये एक्सिस है जिसमें ओवरलैप हो रहा है। तो जो लेटरल वाला कहाँ पे होगा, ये अगर अपने पास इस तरीके से कोई होगा, इसके परपेंडिकुलर जो होंगे, जैसे यहाँ पे पी एक्स और पी वाई दिया, देखो एक एक्स है, मानो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनमें तो कोई ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा, इफेक्टिव ओवरलैप है ही नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर पी एक्स और पी जेड फिर से नहीं हो पाएगा, पी एक्स और पी जेड, ये मानो पी एक्स है, और पी जेड में तो हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही है, तो यहाँ पे तो हेड ऑन ओवरलैप होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, लेटरल, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहीं पे होगा, तो आंसर है सी, पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, तो परसेंटेज कार्बन निकालना है, मतलब मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 इंटू 100। CO2 में कितने कार्बन, 12, मोलर मास 44 इंटू 100 कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 27.27। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो सिस्टम के डिवीजन पे चेंज हो जाएगी उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अगर देखो सिस्टम को अगर तुमने डिवाइड कर दिया कि सिस्टम है, यहाँ पे प्रेशर P है, मानो इस पूरे सिस्टम का ही प्रेशर P है। अब अगर मैं इस बॉक्स को दो हाफ में डिवाइड कर दूं, तो ऐसे थोड़ी ना, यहाँ P/2 यहाँ P/2, दोनों तरफ प्रेशर क्या रहेगा, PP रहेगा। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी, तो वो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो डेंसिटी भी अनचेंज रहेगी। वॉल्यूम, ऑब्वियसली अगर ये वॉल्यूम V है तो ये V/2 और ये V/2 हो जाएगा, अगर इक्वल हाफ में करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आंसर C हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेशन पूछा है, इनकरेक्ट रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं पहले कौन से। सबसे पहले देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये सही है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W वाला जो अपने पास फॉर्मूला है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसी को हम बोल देते हैं डेल्टा H, तो ये वाला फॉर्मूला तो सही है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, बिल्कुल सही। QP ये गलत है, तो मतलब आंसर फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा U इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं, कांस्टेंट प्रेशर वाले को एंथैल्पी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, तो आंसर इज D। क्वेश्चन नंबर 61, अब इसमें देखो क्या दिया है, कार्बन ऑक्सीजन है, और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा उसकी वैल्यू दे दी है X, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिमिलरली दे रखा है, इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो है Y। अब हमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO के लिए रिएक्शन क्या होगा, CO प्लस, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, मतलब C इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट ही दे रखा है पहले, C प्लस हाफ O2 गिव CO, इसके लिए पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखो ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो CO2 तो गया, ये माइनस C और 1 O2 और हाफ O2 कितना हो गया, हाफ O2, मतलब घूम फिर के ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, मतलब पहली तो इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, मतलब x माइनस वाई, तो आंसर विल बी, सॉरी x माइनस वाई बोल दिया, यहाँ x2 दे दिया है, ये x1 और ये x2, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, दैट इज आंसर विल बी B। अगले क्वेश्चन में 1 लीटर वो दिया है अपने को, सॉल्यूशन दिया है, 1 मोलर एसिटिक एसिड है और 1 मोलर CH3CO, 1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 मोल CH3CON किया गया है, और यहाँ पे pH पूछा है। अब देखो ये क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट, और उसके साथ क्या है, एक वीक एसिड है, मतलब ये हमने क्या बना दिया, बफर सॉल्यूशन। तो बफर, वो भी कौन सा बफर, एसिडिक बफर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड, या कॉन्जुगेट बेस बोल दो, जो भी बोलना चाहो। अब 1 मोल
एसिड भी है और 1 मोल सॉल्ट भी है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर अगर तुमने डाइल्यूट भी कर दिया तो भी चेंज नहीं होगी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगी, 1/1 1/1, तो घूम फिर के ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट एसिड कट जाएगा तो log 1 क्या हो गया, 0, मतलब pH किसके बराबर आएगा, pKa के बराबर आएगा, और pK कितना दिया है 4.74, तो आंसर फिर हो जाएगा A 4.74। सॉल्युबिलिटी CH3PO4 की कैलकुलेट करनी है। आप CH3PO4 होल ट्वाइस को अगर डिसोसिएट किया जाए तो 3 तो Ca2+ आयन मिलेंगे और 2 PO4 3 माइनस आयन, तो सॉल्युबिलिटी 3s और इसके लिए क्या हो गई 2s, तो Ks भी क्या होगा 3s to the power 3 and 2s to the power 2 means 27s to the power 3 into 4s to the power 2, तो ये आ जाएगा 108s to the power 5। और वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे 3 और 2 मतलब पावर में ऊपर 5 आना चाहिए था, 5 एक ही में दे रखा है, तो आंसर डी हो जाएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, सेंट्रल एटम का किसमें प्रेजेंट है, HNO2। देखो HNO2 में हाइड्रोजन +1 X -4, तो मतलब कितना आ जाएगा +3 आएगा। H2S2O8 में अगर निकालेंगे तो 2x और -16 मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी 14 या x हो जाएगा +7। बट हमें पता है कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो होती है +6, तो +7 तो हो नहीं सकता, तो आंसर फिर से लेके आना चाहिए। मेजॉरिटी केसेस में जो मैक्सिमम है वही आंसर होता है, तो आंसर +6 होना चाहिए। ऐसे ही H2S में अगर देखें तो -2 आएगी। H2O2 में 2 + 2x - 4 = 0 आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हाईएस्ट अगर देखा जाए तो इसी केस में आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ग्रुप विद हाईएस्ट +R इफेक्ट, +R इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो लोन पेयर डोनेशन के लिए अगर ऑर्डर आप लोग को नहीं आता तो सिंपली किसके बेसिस पे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बस ये देखो कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है अगर उसके साथ कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ जाए। तो जैसे OH है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो 4 होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या ये लोन पेयर आसानी से देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए जो डोनेशन लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, या लोन पेयर कॉन्जुगेट ड्रिंक में देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो ये हटा दो और ये हटा दो, अब इन दोनों में चूज करना है, आप खुद सोचो। इसके साथ एक NH+C+O ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये लोन पेयर इधर दे तो रहा था बट साथ साथ ये C+O भी तो इससे खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बेसिकली कम हो रही है एज कंपेयर टू NH2, तो आंसर क्या हो जाएगा CnH2। दो कंपाउंड दिए है CH3O C3H7, दैट मीन्स CH3O CH2 CH2 एंड CH3, और दूसरा है CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 और 5, 2 और 2, मतलब एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस आ रहा है बिटवीन अ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये इनको क्या बोला जाता है, मेटामर्स बोला जाता है, तो आंसर डी है। अब अगला क्वेश्चन जिल्डाल मेथड का है। अब इस जिल्डाल मेथड के क्वेश्चन में देखो हम सिंपली मोल कॉन्सेप्ट से आज करेंगे, आज फॉर्मूले से नहीं बता रही हूँ, आज मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 और H2O बन जाएगा। तो जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 NH3 आ रहे हैं, मतलब इसका 2 मोल होगा तो इसका 1 मोल होगा। 1 mole of H2SO4 requires 1 mole of H2SO4 requires 2 mole of NH3। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो कितना है, 20 into 0.5, 20 into 0.5, दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास है 10
मिली मोल है, ठीक है। अब ये 10 मिली मोल है तो ये कितना चाहिए होगा, 20 मिली मोल। अब 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 20 मिली मोल अमोनिया में 20 मिली मोल नाइट्रोजन होगा। तो अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो क्या करना है, 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे ताकि मास निकले, और मोलर मास नाइट्रोजन का 14 अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है यहाँ पे 0.8। इस पूरे से ऊपर मैंने नाइट्रोजन का मास निकाला, अपॉन में 0.8 इंटू क्या कर दिया जाएगा 100 कर दिया जाएगा, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा बी 35% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन में देखो क्या यूज करते हैं HNO3 और H2SO4। अब यहाँ पे क्या होता है, H2SO4 जो होता है ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है, और H2SO4 अगर एसिड देगा तो H+ बनेगा और HSO4-। अब ये जो HNO3 है ये एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा, और जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव होगा तो एक NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, -H2O अगर करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए इसने किसकी तरह बिहेव किया, एसिड, और इसने किसकी तरह बिहेव किया, बेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 एंड HNO3। फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा H एंड डेल्टा S इज गिवन, हमें बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, अपने को पता है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। दिस शुड बी लेस देन 0, या बोल सकते हो डेल्टा H T डेल्टा S से कम होना चाहिए, या डेल्टा H अपॉन में डेल्टा S T से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो अब डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू देख लो, 35.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल में, ये यूनिट किलो जूल में है, और ये किसमें है, जूल में है। तो ये किलो जूल में है, इसको हमने रख दिया। फिर इसके बाद सिमिलरली डेल्टा S कितना हो गया, 83.6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 424.66, मतलब लगभग बोल सकते हो 425 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 425 केल्विन। बट इसकी वैल्यू क्या है, टेम्परेचर जो है वो 425 केल्विन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन को मुझे आगे पहुंचाना है। पहला, एक्सो में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक्सो में टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, और टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर लो वाला होना चाहिए। लोअरिंग टेम्परेचर यहाँ पे है, लोअरिंग टेम्परेचर यहाँ पे, तो ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। अब इसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे गैस के मोल्स क्या हो, कम हो, डेल्टा Mg क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगा। प्रेशर कैसे कम करेगा, उस तरफ जाके जहां पे गैस के मोल्स क्या हो, कम। तो अब अगर इस केस में देखो, यहाँ पे 3 मोल है गैस की और यहाँ पे 2 मोल्स है। पहले में बोल रहे हैं लोअरिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा, जहां मोल्स ज्यादा हो, मतलब बैकवर्ड जाएगा। दूसरे में इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर में बढ़ा रही हूँ तो रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करने के लिए किधर जाएगा, जहां पे मोल्स कम हो, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, एक तो वीक एसिड और साथ में सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस और साथ में सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो वीक एसिड है और वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, तो ये तो हो सकता है वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की सॉल्ट, और ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो गया, तो इसलिए आंसर ए है। मोलारिटी पूछी गई है 18.25 ग्राम HCl की। अब देखो वेट दे दिया 18.25 ग्राम, तो सबसे पहले हमें मोल्स निकालने होंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा HCl का 36.5, तो मोल्स आ गए। फिर मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी के लिए क्या होता है मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या फिर 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर ये ग्राम में है तो मोल्स कितने हैं 18.25 अपॉन 36.5 और 500 ग्राम वाटर बोला है इनटू 1000 कर दिया जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा 1 मोलर। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन P नॉट A P नॉट B दे रखा है, दोनों का मोल रेशियो दिया है और वेपर प्रेशर B के लिए पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ B पूछा है, मतलब PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू काय B। अब P नॉट B कितना है 500। मोल फ्रैक्शन B का कितना आएगा, ये 2:3 है, मतलब 3 अपॉन में 2+3, या फिर x भी ले लो तो भी वो कट ही जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ये 2x है तो ये 3x हो गया, तो बेसिकली 3x अपॉन में 2x प्लस 3x, दैट इज 500 इंटू 3x बाय 5x। तो ये x और x तो कट ही जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, मतलब आंसर बी होगा। Select the ion with lowest molar limiting molar conductivity। अब देखो वाटर में पूछ रहे हैं, वाटर में साइज के बेसिस पे देखेंगे, कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम क्या होगी कंडक्टिविटी होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना ये साइज ऑफ आयन, बट किस फॉर्म में बात करेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि वाटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन में साइज जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना कम। ठीक है, तो जो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन होगा वो भी क्या हो जाएगा फिर उस केस में छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन से साइज क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो Br माइनस Cl माइनस बड़े आयन है, सही बात है बड़े आयन है, तो इनका हाइड्रेशन क्या होगा फिर कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो बोल सकते हो हाइड्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो अब बोलो कि OH माइनस छोटा है, OH माइनस छोटा है, बट OH माइनस और H प्लस की एक्सेप्शनली हाई कंडक्टिविटी होती है, फॉपिंग प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हम बोलते हैं इसमें। तो Na प्लस बचा, अब Na प्लस की जो कंडक्टिविटी है वो क्या है सबसे कम है, और एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, अगर आप लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला पार्ट, उसमें भी अगर देखोगे इसकी 58 समथिंग कुछ वैल्यू आती है, तो सबसे लोएस्ट जो आएगी वो किसके लिए आएगी Na प्लस के लिए। अब ई सेल है, हाइड्रोजन एनोड पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन विल गिव 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है Au3 प्लस गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Au। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली इक्वेशन को 2 से, तो जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो होगी 3H2 प्लस 2Au3 प्लस गिव्स 6H प्लस एंड 2A। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो कितने हो गए 6 हो गए। अब इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं, 591 भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी, एन लॉग प्रोडक्ट में क्या है H प्लस टू द पावर 6 और नीचे क्या है Au3 प्लस टू द पावर 2, ये आ गया।
अब यहाँ पे देखो ई नॉट सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड क्या है एयू वाला और उसके लिए वैल्यू दे रखी है 1.4, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नॉट है वो तो 0 याद है, तो 1.4 ही आ जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू। तो 1.4 माइनस 0.06 अपॉन में 6 log 1 to the power 6, और यहाँ पे क्या है 10 to the power minus 1 to the power 2, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो 1.4 माइनस 0.1 लिख लेते हैं इसको भी, log 10 to the power 2, log 10 to the power 2 means 2, तो 1.4 में से 0.02 माइनस कर देंगे तो आंसर 1.38 आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, Which among the following is not affected by catalyst? इनमें से कौन सी चीज कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है? अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट और रिएक्शन पाथ। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, पाथ को चेंज कर देता है जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। रेट कांस्टेंट को तो इफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है या घटाता है, तो रेट कांस्टेंट तो इफेक्ट हो गई। तो इसमें जब हम डायग्राम भी बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ, तो अगर याद हो तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो होगा तो बस क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए यही ये था अपने लिए। अब अगर तुमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, इस पाथ को ऑल्टर कर देगा, यहाँ से यहाँ कर देगा, ये हो सकता है, या फिर पाथ ऑल्टर करके दूसरा काम कर दे, इंक्रीज कर दे। तो दोनों केस में देखो ये तो इफेक्ट हुआ ही है, बट क्या डेल्टा एच इफेक्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेल्टा एच क्या था कि ये जो वैल्यू है और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनकी एनर्जी का जो गैप है, इसी को तो हम डेल्टा एच बोलते हैं। बट ये डेल्टा एच तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे रिएक्शन है एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। तो किसको इफेक्ट नहीं कर रहा है? डी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। यूनिट ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फिर से बहुत बच्चे क्या करने लगेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने लगेंगे, के की यूनिट, बट हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो टाइम, अब टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रोपेन ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपेन प्रोपीन से बनाना है, तो प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे प्रोपेन बनाना है, मतलब हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हैं। तो जब H2 ऑब्लिक निकेल, H2 ऑब्लिक Pt पैलेटिव ये करते हो, उसी को क्या कहते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आंसर ए। अभी रिएक्शन देखते हैं। पहले क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें वाटर डाला, एसिटाइलिन बनता है, फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, ये ए हो गया। डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो पहले तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा, और टॉटोमराइज होके क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो बेसिकली जो अपने पास प्रोडक्ट हमें दे रखा है इन्होंने बी, तो बी ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, निकल ऑब्लिक हाइड्रोजन, मतलब फिर से हाइड्रोजनेशन कर रहा है, तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, तो CH3 CH2OH, दैट इज C विल बी दिस। और पूछा क्या है अपने को? C ही पूछा है मेरे ख्याल से, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, तो C ही पूछा है, तो एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? C2H5OH। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग ब्राउन बीपीटी। अच्छा, ब्राउन प्रेसिपिटेट इनमें से किस में बनेगा? आप देखो Ag और जिंक दे रखे हैं, अगर आप लोग को पता हो Ag और जिंक की सॉल्ट जो होती है नॉर्मली क्या होती है? कलरलेस होती है, या सॉल्ट बेसिकली व्हाइट होती है बोल सकते हो। तो सॉल्ट का कलर व्हाइट होता है, तो इनमें से तो होना ही नहीं चाहिए। आयरन जो है यही रेड, ब्राउन या ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और Fe2O3.XH2 क्या है? ये रस्ट है।
तो रस्ट किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 81, आईयूपीएससी नेम पूछा गया है उसका। अब आईयूपीएससी नेम देखो, ये अपना हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो या तो कार्बल्डिहाइड यूज किया हो, बट कहीं कार्बल्डिहाइड तो यूज नहीं किया, क्योंकि ये हमेशा कहाँ जाना चाहिए? सफिक्स में जाना चाहिए। तो कार्बल्डिहाइड मतलब ये जो पूरी बेंजीन के साथ CHO है, इसी को हम पेरेंट चेन मान रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या आना चाहिए फिर बाद में? बेंजल्डिहाइड आना चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड वाला ऑप्शन ये और ये है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब ए और बी में ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको नंबर 1 मिलेगा। तो 2 इधर, 3 इधर और 4 इधर, मतलब 2 पे ये मिथॉक्सी ग्रुप होगा, 3 4 पे नाइट्रो। तो 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, आंसर विल बी ए। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि किसमें इक्वल नंबर ऑफ POH बॉन्ड है, तो इनके स्ट्रक्चर्स बना लो पहले। H3PO2, दिस इज H3PO2, सेकेंड है H3PO3, थर्ड इज H4P2O5। तो POP, डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, OH OH H एंड H, H4P2O5। अब देखो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 OH थे और यहाँ पे भी 2 OH है, तो यहाँ पे इन दोनों का तो बराबर है। और लास्ट में इनका बना ही लेते हैं H4P2O6। तो PP, डबल बॉन्ड O, OH 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 एंड OH। तो आंसर क्या होना चाहिए? H3PO3 और H4P2O5, दैट इज C। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा पॉजिटिव सॉल है? अब देखो बहुत बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि ये सॉल का क्वेश्चन क्यों आ गया, सॉल तो सर्फेस केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अगर आप लोगों ने देखा हो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स वगैरह ऐसा पार्ट दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सॉल कैसे कैलकुलेट, मतलब पॉजिटिव सॉल क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव सॉल बेसिकली क्या होता है? सॉल मतलब कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अब कुछ सॉल्स जो होती है उन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस किस में आता है? इसमें देखिए Ag, Au और Sp2S3 है, ये सारे नेगेटिवली चार्ज सॉल्स है। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स बोल लो या नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स बोल लो। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है? TiO2 है। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो TiO2 इज द करेक्ट आंसर। विनाइलिक हैलाइड अमंग द फॉलोइंग। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? जिसमें जो हैलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। तो वहीं पे अपने को देखना है, देखो यहाँ पे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले sp3 वाले से जुड़ा है, तो ये तो नहीं है। ये फिर से sp3 वाले से जुड़ा है, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा। Which among the following has highest pKa? Highest pKa, pKa ज्यादा मतलब Ka क्या होगा? कम। Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कम है, ये पूछ रहे हैं। मतलब इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है? ट्राइक्लोरो है, क्लोरीन -I वाला है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। बेंजोइक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। CH3COH और HCOH, देखो CH3COH +I वाला ग्रुप आ गया। तो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? इसका C होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड है CO, CO2 और CO3 2-। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, ये तो हमें दिख रही है तो ट्रिपल है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होगी। तो सबसे कम तो किसकी है? CO की। उसके बाद ये डबल है। अब यहाँ पे आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ना तो ये बॉन्ड प्योरली डबल है, ना तो ये बॉन्ड प्योरली सिंगल है, बट जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल डबल की इन बिटवीन कहीं है।
और ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्डनेस सिंगल डबल के बीच वाले से क्या होगी, छोटी होगी। तो उसके बाद आएगा CO2 और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CO3 2- की, मतलब आंसर डी होगा इसका। सेलेक्ट द हैलाइड ऑफ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। एक तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे भी देख सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। दूसरा हम इसको फजान्स रूल के हिसाब से भी देख सकते हैं। कटायन सेम है तो अनायन देखोगे, अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए फ्लोरीन सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आयनिक है। क्वेश्चन नंबर 88। अब इस क्वेश्चन में एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब Q तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 को तो हटा दो। फिर क्या बोल रहे हैं, एक तो एडियाबैटिक बोला, फिर उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन याद रखना है। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है 0, पी एक्सटर्नल 0 है, तो मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क 0 इसमें नहीं है, तो ये भी हटा दो। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा U भी क्या हो गया, कांस्टेंट। डेल्टा U अगर कांस्टेंट हो गया, डेल्टा U किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, 0, एंड आंसर इज सी। Spin only magnetic moment of Mn2 plus. Electronic configuration of Mn is argon 3d5 4s2। Mn2 plus की अगर बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या हो गया, आर्गन 3d5, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो फॉर्मूला अगर लगाए अंडर रूट n प्लस 2, दैट इज रूट 5, 5 प्लस 2 35 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 35। अब अंडर रूट 35 की अगर हम बात करें, ये क्या आएगा, 6 36 होता है, तो 6 से थोड़ा सा कम, मतलब 5.92 आंसर हो जाएगा। और ये वैसे भी ध्यान रखो, जितने नंबर ऑफ अनपेड होता है उतना ही आंसर होता है, बट क्लोजेस्ट टू द नेक्स्ट नंबर होता है। जैसे 5 है, तो 5 की जगह 6 की क्लोज होगा, 5.9। अगर मानो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, तो 5 की क्लोज होगा, मतलब 4.8 समथिंग या 4.9 समथिंग। Fe642- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले यहाँ पे आयरन क्या है, आर्गन 3d6 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ है यहाँ पे, तो आर्गन क्या हो गया, 3d6। अभी जो Cn है, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और T2G में बताना है अगर इसको, तो अगर देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 पहले इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, फिर उसके बाद ही ऊपर वाले शेल में जाएंगे, दैट इज T2G6 एंड Eg0। Eg में नहीं जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, आंसर इज डी। Which amongst the following न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेडियली किसमें होगा, सबसे जल्दी किसमें होगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा फास्ट रेट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। तो अब यहाँ पे अगर देखो NO2 है, CH3 प्लस I प्लस H, तो ये तो नहीं होगा, 2 प्लस I प्लस H और कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 NO2 है, यहाँ पे 1 NO2 है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रेट भी ज्यादा, आंसर इज डी। ये नाम अगर पता हो इस रिएक्शन का, उसको लुकास टेस्ट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रिएक्शन कराया जा रहा है ZnCl2 के प्रेजेंस पे। इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, किसके लिए आती है, 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए आती है। लुकास टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल्स तुरंत ये रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो अब ये 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, ये 1 ये भी 1 और ये वाला 2, तो आंसर डी।
which does not give Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction के लिए क्या होना चाहिए? नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. अल्फा हाइड्रोजन होता है तो आइडोल दिखाता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ारो. तो HCH जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, PHCH इसके पास भी नहीं है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यही बचा है. देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 94, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट बोला है 1 डिग्री अमीन्स डू नॉट गिव कार्बोलामीन रिएक्शन. ये गलत है, 1 डिग्री अमीन से कार्बोलामीन रिएक्शन दिखाते हैं. दूसरा टर्शियम अमीन डू नॉट गिव हिंसबर्ग रिएजेंट. अब देखो हिंसबर्ग टेस्ट जो है ये कौन नहीं दिखाता है? 3 डिग्री नहीं दिखाता है, तो ये तो सही बोल रहे हैं. 1 डिग्री अमीन शो रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और उसके बाद जो उनका प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है अल्कली में. 2 डिग्री अमीन्स फिर से रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और उनका जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है बेस में. तो आंसर क्या हो गया? इसीलिए बी टर्शरी अमीन्स की. करेक्ट पूछा था तो करेक्ट यही आ गया, बाकी में देख लो. Aniline does not undergo electrophilic aromatic substitution with aqueous bromine. करता है aqueous में इनफैक्ट क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो aniline बनता है. तो ये तो गलत हो गया. Aniline is more basic than ethylamine. ये भी गलत है क्योंकि aniline में जो बॉन्ड पेयर है वो delocalized है जबकि ethylamine में localized होता है. तो ethylamine ज्यादा बेसिक है as compared to aniline. क्वेश्चन नंबर 95. चल अब यहाँ पे Kc दिया है. Kc की वैल्यू है 3.75 इंटू 10 to the power -4 और Kp पूछा है. क्या फॉर्मूला होता है? Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Mg. ये फॉर्मूला है अपने पास. और डेल्टा Mg इस रिएक्शन में क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में देखो 2 + 1 3 और रिएक्टेंट में 2, तो मतलब डेल्टा Mg की वैल्यू बना गई. मतलब Kp जो है वो Kc RT के बराबर हो गया. Kc कितना है? 3.75 इंटू 10 to the power -4. R की वैल्यू 0.0821 और T कितना दिया है अपने को यहाँ पे? 1069 केल्विन. तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 0.033, मतलब डी आ जाएगा आंसर. मोलारिटी पूछी है 0.1 मोल ग्लूकोज की 500 ml सॉल्यूशन है. मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. अगर ml में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा. मोल 0.1 है, वॉल्यूम 500 है इंटू 1000, तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा? 0.2, दैट इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच पूछा है एक्वा सॉल्यूशन का. अभी देखो फिर से सॉल्ट है. सॉल्ट किसकी है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो फॉर्मूला लगा लेते हैं. pH is equal to 7 plus half pKa minus log C. pKa की वैल्यू दे रखी है अपने को 4.7 और log कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर में -1, मतलब 7 plus half 4.7 -1 और 7 plus half इंटू 3.7, ये 1.8 कुछ हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 8.85. आइसोथर्मल कंडीशंस है और पूछी गई है एंट्रोपी. तो एंट्रोपी का फॉर्मूला एक बड़ा वाला अगर लिखे, देखो पहला एक और आया था एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, उसमें वॉल्यूम के बारे में पूछा था. यहाँ पे प्रेशर के साथ पूछ रहे हो. अगर प्रेशर के साथ होता है तो Cp लगता है, वॉल्यूम के साथ होता है तो Cv लगता है. NCP ln T2/T1 प्लस NR ln वॉल्यूम में V2/V1 है तो यहाँ पे P1/P2 हो जाएगा. अब यहाँ पे PiPF बोल रहे हैं तो PiPF कर लो उसको. यहाँ पे भी चलो उसको भी TiTF को. अब क्या बोला गया? आइसोथर्मल मतलब T1 T2 तो सेम है, ये तो 0 हो गया. बचा अपने पास ये ये बचा NR ln Pi/PF. NR ln Pi/PF मतलब आंसर क्या है इसका? बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following compound gives fastest rate of nucleophilic addition reaction? न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा आसानी से होगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो?
कम हो या ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ऑलरेडी जो सॉरी पॉजिटिव कह रही हूँ, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा है, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट हो जाएगा। अब CH3CHO है, C डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा, ठीक है, तो अब ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो प्लस आई वाले ग्रुप्स कम होने चाहिए, दूसरा भीड़ कम होनी चाहिए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, और लास्ट है C6H5 वोल्ट ट्वाइस C डबल बॉन्ड O C6H5 वोल्ट ट्वाइस। ये है। अब खुद सोचो, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। C डबल बॉन्ड कौन सा इफेक्ट शो करता है, -m, तो मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो रही है। सिमिलरली ये भी प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, ये भी प्लस आई है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक प्लस है, बट हाइड्रोजन का कोई और इफेक्ट होता ही नहीं है, और भीड़ भी सबसे ज्यादा कम इसी पे है, तो आंसर फिर क्लियरली क्या आ जाएगा, ACH3CHO। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछा है कॉपर सल्फेट, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कोई रिएक्टिव नहीं कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट है, आयंस अपने पास Cu2+ और SO4 - है, वाटर के प्रेजेंस में है, तो मतलब H2O है, मान लो चलो H+ और OH- है। अब कंपटीशन किसके बीच में, कॉपर और हाइड्रोजन, SO4 और OH-। अब हमें पता है कॉपर और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, कॉपर का ज्यादा होता है, तो इसलिए जो कैथोड पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉपर। और OH- और SO4 में OH- का ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो एनोड पे जो मिलेगी वो मिलेगी क्या, ऑक्सीजन। तो कॉपर और ऑक्सीजन, दैट इज आंसर सी। इसके साथ हम आज के डिस्कशन के एंड पे आते हैं। थैंक यू एवरीवन।